नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। सपा कार्यालय पर सपा कार्यकर्ताओं की भीड़, बड़ी संख्या में सपेरे भी पहुंचे सपा कार्यालय। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के कार्यालय में मौजूद नेताओं कार्यकर्ताओं से मिलेंगे अखिलेश यादव। तो सपा कार्यालय पर कार्यकर्ताओं की भीड़, बड़ी संख्या में सपेरे भी पहुंचे सपा कार्यालय। और इसी खबर पर हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता मोहम्मद आसिफ जुड़ चुके हैं। जी मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है और तस्वीरें जो हम देख पा रहे हैं उसमें भारी संख्या में सपेरे भी नजर आ रहे हैं, क्या है पूरी जानकारी? जी बिल्कुल, जिस तरह से समाजवादी पार्टी की एक अहम बैठक आज होनी है और इस बैठक में पार्टी कार्यकर्ता भी हिस्सा लेंगे और इस बैठक का मुख्य उद्देश्य यह है कि अपने जो कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, उनके बीच सामंजस्य बैठाकर कहीं न कहीं विधानसभा के उपचुनाव को लेकर एक तैयारी करना है और प्रत्याशियों के चयन को लेकर मंथन भी करना है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान जिस तरह से सपा के प्रत्याशियों के चयन और उनके टिकट को लेकर अंतरकलह मची थी, तो इसको लेकर भी जो है एक मंथन होना है। और साथ ही साथ 1 जुलाई को सपा प्रमुख अखिलेश यादव का जन्मदिन है और जन्मदिन के पहले ही जिस तरह से कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों में उत्साह देखने को मिल रहा है और यह कहा जा रहा है कि अब पूरी तरह से फुल प्लान तैयार किया जा रहा है चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी की तरफ से। और साथ ही साथ बता दें कि सावन शुरू होने वाला है, इसके पहले जिस तरह से सपेरे पहुंच रहे हैं, कहीं न कहीं यह भी सपा प्रमुख अखिलेश यादव की लोकसभा में जीत और आने वाले यानी कि जो जन्मदिन है उसको लेकर बधाई देने पहुंचे हैं। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से सपा कार्यकर्ताओं के साथ ही साथ सपेरे भी भारी संख्या में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को बधाई देने के लिए कार्यालय पहुंच रहे हैं। पिछली बार भी, इससे पहले भी कार्यालय में कई बार दिखाया गया था कि सपेरों की भारी भीड़ देखने को मिली थी। तो क्या लगता है आपको कि कार्यालय में सपेरों की मौजूदगी के साथ ही साथ समाजवादी पार्टी क्या संदेश देने की कोशिश कर रही है? जी बिल्कुल, बता दूं कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी हर तरह से चुनाव के मामले में अब पूरी तरह से एक्टिव रहती है, जिस तरह से बीजेपी एक्शन मोड में रहती है चुनाव को लेकर, तो कहीं न कहीं अब बीजेपी की राह पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी चल पड़े हैं और साथ ही साथ पीडीए के नारे को आगे बढ़ाते हुए, पीडीए की फार्मूले को चलते हुए उपचुनाव में बड़ी तैयारी कर रखी है। और बात करेंगे सपेरों की, तो सावन माह शुरू होने से पहले ही सपेरे भी सपा प्रमुख अखिलेश यादव से मुलाकात करते हैं और कहीं न कहीं उनके जन्मदिन को लेकर एक आशीर्वाद देते हैं और मुलाकात सपेरे की होती है। और इस मौके पर पदाधिकारी, कार्यकर्ता और सभी छोटे बड़े कार्यकर्ता भी मौजूद रहते हैं। तो यह माना जा रहा है कि जिस तरह से पीडीए का दांव सपा प्रमुख अखिलेश यादव की तरफ से खेला गया है, कहीं न कहीं सपेरा समुदाय भी पीडीए के फार्मूले में भी आ रहा है। और जिस तरह से अब लड़ाई पूरी तरह से जो है जातिगत हो गई है, क्योंकि यह देखा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी प्रमुख जिस तरह से दलित वोट बैंक को साधने के लिए बड़ी संख्या में लोकसभा चुनाव के दौरान प्रत्याशी उतारे थे, दलितों पर भरोसा जताया था, वहीं पिछड़ों पर भी सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बड़ा दांव खेला था। तो ऐसे में यह कहा जा सकता है कि सपेरा और कमेरा समाज को साधने के लिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव की यह मुहिम है। फिलहाल अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरह से 27 के रण को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव पूरी तरह से एक्टिव मोड में दिख रहे हैं, सपा का जोश काफी हाई है और 10 सीटों पर होने वाले चुनाव में कितनी सफलता मिलती है यह समय बताएगा। लेकिन अब पूरी तरह से मंथन का दौर चल रहा है और जन्मदिन के बहाने कहीं न कहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव एक बड़ा मैसेज भी देना चाहते हैं कि उनके साथ हर समाज, हर वर्ग के लोग साथ में रहेंगे। जी
जी बिल्कुल थी, ये बड़ा संदेश देने की कोशिश की जा रही है समाजवादी पार्टी कार्यालय से और समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव के जन्मदिन के मौके से भी। इसी के साथ ही साथ लोकसभा चुनाव की भारी जीत के साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में जिस तरह से उपचुनाव को लेकर हलचल बनी हुई है, समाजवादी पार्टी भी अपनी तरफ से पूरा जोर लगाती हुई नजर आ रही है। क्या माना जाए कि जिस तरह से आपने यहाँ पर बोला कि हर तबके को साथ लाने की कोशिश की गई है और उसी का प्रदर्शन यहाँ पर सपा कार्यालय से देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं जो रणनीति अभी तक सफल हुई है उसी के सहारे आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है। जी निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी का जो पीडीए फार्मूला है कहीं न कहीं बड़ा एयर बनाकर रख दिया है और यही वजह रही कि लोकसभा चुनाव में जिस तरह से समाजवादी पार्टी के 37 सांसद जीत कर आए और इससे कहीं न कहीं अब जो पीडीए का फार्मूला है उस पर समाजवादी पार्टी और उनके कार्यकर्ताओं का विश्वास भी लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि पीडीए के फार्मूले की काट को लेकर अब बसपा भी पूरी तरह से एक्टिव मोड में आ गई है। बसपा भी कहीं न कहीं अपने खिसके हुए वोट बैंक को अपने पाले में करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, जुगत लगा रही है। तो इससे बसपा की जो रणनीति है आने वाले उपचुनाव में कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी के लिए टेंशन भी पैदा कर सकती है। और दूसरी तरफ अगर बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी बड़ा झटका खा चुकी है और इस झटको से सबक लेते हुए बीजेपी में भी मंथन चल रहा है, कोर कमेटी की बैठक चल रही है और जो आपसी नाराजगी है उसे दूर करने का। मोहम्मद आसिफ, इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। सीएमएस की तरफ से 65 सालों से 1 जुलाई से पहले शिक्षक का समारोह आयोजित किया जाता रहा है, जिसमें सभी शिक्षक मौजूद रहे। इस बार भी इस आयोजन में करीब 3000 से अधिक शिक्षक मौजूद रहे। तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कार्यक्रम में शिरकत की, जहां गीता गांधी ने सीएमएस स्कूल के प्रबंधक डॉक्टर जगदीश गांधी जी को श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें याद किया। गीता गांधी ने कहा कि 65 सालों के संघर्ष के बाद डॉक्टर जगदीश गांधी ने सीएमएस स्कूल बनाया, जो 63,000 बच्चों की जनसेवा कर रहा है। और उन्होंने ये भी बताया कि शिक्षा किस तरीके से होनी चाहिए, बच्चों को पूरी दिलचस्पी के साथ सिखाएं, बच्चों के ऊपर कोई भी दबाव न डालें। आज डॉक्टर जगदीश गांधी जी हमारे बीच में नहीं है। सीएमएस के संस्थापक प्रबंधक डॉक्टर जगदीश गांधी जी को उनके समाज सेवा, शिक्षा के लिए किए गए योगदान के लिए उनकी स्मृतियों को स्मरण करते हुए, मनन करते हुए अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज डॉक्टर जगदीश गांधी जी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उस सब के बावजूद डॉक्टर भारती गांधी जी ने जिस जुझारू पद से लगातार सीएमएस को एक संकल्प देकर के आज एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, आज कहा जा सकता है कि प्रदेश की प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्था में सीएमएस का अपना एक अलग स्थान है, अधिक पहचान है। सीएमएस की संस्थाओं में जब महत्वपूर्ण डॉक्टर जगदीश गांधी जी का स्मरण होता है और उनका वह विनम्र लेकिन जुझारू चेहरा और व्यक्तित्व हम सबके सामने ओढ़ते हुए दिखाई देता है। मुझे लगता है हमारे विपरीत परिस्थितियों में कभी हिम्मत नहीं हारी, लगातार कार्य करते रहे, मानवीय संवेदना के साथ जूझते रहे, परिस्थितियों से, विपरीत परिस्थितियों से कभी नहीं हारते, कभी हिम्मत नहीं हारते थे, कभी डरते नहीं थे। वे केवल डरते थे, केवल डॉक्टर भारती गांधी जी से डरते थे। मेरे पास आते थे या हम लोग किसी फंक्शन में मिलते थे, अगर अकेले हैं तो खूब बात करते थे, लेकिन जैसे ही डॉक्टर भारती गांधी जी सामने आती थी तो उनका बोलना बंद हो जाता था। और वे बड़ी विनम्रता से कहते थे कि मैं अलग से नहीं बोलूंगा,
लेकिन आज मुझे प्रसन्नता है कि जिस मजबूती के साथ उनकी स्मृतियों को बनाए रखते हुए सीएमएस संस्था आज कार्य कर रही है। आज भारत और साउथ अफ्रीका के बीच T20 वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला होना है, जिसे लेकर देश भर में भारी उत्साह का माहौल है। तो वहीं बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में टीम इंडिया की जीत के लिए अब्दुल्ला बाजार स्थित पांचों वीर बाबा मंदिर में काशीवासियों की तरफ से विजय यज्ञ किया गया। टीम इंडिया की जीत के लिए प्रार्थना की गई। तो वाराणसी में जीत के लिए हुआ विजय यज्ञ। पांचों वीर मंदिर में टीम इंडिया की जीत के लिए यज्ञ के साथ पूजा हवन और प्रार्थना की गई। भारत क्रिकेट टीम की फाइनल में जीत के लिए यहाँ पे विजय यज्ञ हो रहा है श्री पांचों वीर बाबा मुख्यालय पे। और हम लोग चाहते हैं कि आज भारत की टीम विशेष प्रदर्शन करे और पूरे वर्ल्ड में फेमस हो। आज का मैच बहुत ही ऊर्जावान हो और जितने प्लेयर्स हमारे हैं वो अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। आज जो फाइनल का मुकाबला होने जा रहा है उसको लेकर के हमारे भारतीय खिलाड़ियों में ऊर्जा हो, शक्ति मिले और भारत का नाम रोशन। इसके लिए वाराणसी स्थित हम लोगों ने मंदिर पर यज्ञ व पूजन का कार्य किया है ताकि हमारे भारत का नाम पूरे देश और विदेश में रोशन हो, हमारे खिलाड़ियों का आत्मबल बढ़े। इसलिए आज हम लोगों ने ईश्वर से प्रार्थना और यज्ञ किया। सर्वे ग्रहाः शान्ति भवन्तु नवग्रह देवताभ्यो नमः। मुरादाबाद से खबर सामने आ रही है, जहां जमीयत उलमा ए हिंद के लीगल एडवाइजर ने बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पार्लियामेंट में नीट का विषय बेहद महत्वपूर्ण है। 24 लाख बच्चों के भविष्य का सवाल है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश हो या उत्तर प्रदेश, राजस्थान हो, पेपर लीक के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। भारत एक युवा देश है। अगर हम युवाओं का भविष्य सुरक्षित नहीं रख पाते हैं तो हम एक गौरवशाली भाग्यशाली देश का निर्माण नहीं कर पाएंगे। जिन लोगों को मुसलमान के वोट की जरूरत नहीं थी, वो लोग आज कह रहे हैं कि हम उनकी वजह से हार गए। मैं समझता हूं कि इससे इम्पोर्टेंट इशू डिस्कशन के लिए पार्लियामेंट में इस वक्त कुछ भी नहीं है। 24 लाख बच्चों के भविष्य का सवाल है और निरंतर पेपर लीक हुए हैं। उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो या भारत के और राज्य हो, राजस्थान को भी मैं इंक्लूड करता हूं। निरंतर पेपर लीक की घटनाएं हुई हैं। पिछले कुछ सालों में 70 पेपर लीक हुए हैं, जिससे 2 करोड़ युवा भारत के प्रभावित हुए हैं। इस देश के अंदर 75% पॉपुलेशन अंडर 35 है और 40% पॉपुलेशन अंडर 20 है। युवा देश है ये भारत, यंगिस्तान इसको कहा जाता है। अगर हम युवाओं के भविष्य को इस देश में सुरक्षित नहीं रख पाते हैं तो हम एक गौरवशाली वैभवशाली भारत का निर्माण नहीं कर पाएंगे। तो पार्लियामेंट में तो इस पर चर्चा होनी चाहिए और राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में इस इशू को उठाया था। तो मैं समझता हूं कि इससे इंपॉर्टेंट इशू तो कोई भी नहीं है इस वक्त। पेपर लीक मामले में घिरे सुभाषपा विधायक बेदीराम को लेकर एक और खुलासा सामने आया है। बेदीराम जौनपुर जिले में जलालपुर थाने का हिस्ट्री शीटर है। वहां हिस्ट्री शीट 17A पर दर्ज है। साल 2022 में तत्कालीन पुलिस अधीक्षक अजय साहनी ने इसकी हिस्ट्री शीट खोली थी, जहां बेदीराम के अपराधों की कुंडली है। हिस्ट्री शीट में यह भी लिखा गया है कि विधायक के पास 2 ईंट भट्ठे भी हैं। चर्चाएं तो यहां तक है कि सरकार किसी की भी हो, चलती बेदीराम की ही है। और यही वजह रही है कि अपने संबंधों और पैसों की बदौलत बेदीराम ने अपनी पत्नी को जलालपुर से ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़वाया और जितवाया। साथ ही खुद गाजीपुर के चौखनिया से विधायक बन गए। बता दें कि विधायक बेदीराम के जौनपुर आवास पर भी पुलिस मुस्तैद है और परिवार का कोई भी सदस्य मीडिया के कैमरे के सामने कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। यूपी मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ग्रेटर नोएडा पहुंचे, जहां ग्रेटर नोएडा एयरपोर्ट प्रोजेक्ट साइट का निरीक्षण कर समीक्षा बैठक की। समीक्षा बैठक के दौरान प्राधिकरण के अधिकारी को दिशा निर्देश भी दिए। तो वहीं साथ ही एयरपोर्ट की सिक्योरिटी पर चर्चा की गई। बता दें कि रनवे पर इलेक्ट्रिक लाइट लगाने का काम चल रहा है। अब तक 37 मिलियन सेफ वर्क आवर का काम सफलतापूर्वक संपन्न किया जा चुका है। वहीं 2024 के लास्ट दिसंबर में कमर्शियल एयरपोर्ट का निर्माण शुरू हो जाएगा। तो यूपी के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने किया एयरपोर्ट प्रोजेक्ट की समीक्षा बैठक के तहत अधिकारियों से की चर्चा।
इसके अलावा प्राधिकरण के अधिकारियों को दिए गए दिशा निर्देश। तो साइट पर जाकर प्रोजेक्ट का जायजा लेने के बाद ये तमाम निर्देश दिए गए। मोतिहारी में 2 दिन पहले हुए भाजपा नेता सुरेश यादव हत्याकांड का सनसनीखेज खुलासा सामने आया है। मामले में मोतिहारी पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए हत्या में शामिल 2 शार्प शूटरों को हत्या में इस्तेमाल किए गए पिस्टल और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। वहीं ये खुलासा सामने आया है कि जिला पार्षद की हत्या जमीन के विवाद से जुड़े केस में हुई है। ऐसा लग रहा है कि इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड देव रंजन दुबे नामक एक अपराधी है, जो अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जिसकी तलाशी मोतिहारी पुलिस की कई टीमें कर रही हैं। जिसमें जिला परिषद की मृत्यु हो गई थी। घटना के उपरांत एक विशेष टीम गठन किया गया था। एसडीपीओ अरिराज श्री रंजन कुमार के नेतृत्व में, जिसमें एसडीपीओ सदर श्री जितेश पांडे, सुश्री पूजा विश्वास डीएसपी प्रोबेशनर, इंस्पेक्टर सुगौली मुन्ना कुमार, इंस्पेक्टर राजरूप राय, थानाध्यक्ष कोटवा, थाना प्रभारी बंजरिया एसआई मंजीत पासवान, एसआई रघुनाथपुर थाना के थाना प्रभारी विकास पासवान, नगर थाना के एसआई श्री राम और जिला सूचना इकाई के सभी लोग थे। और इस टीम ने कुशलतापूर्वक कार्य किया और घटना के मात्र 24 घंटे के अंदर सफल उद्भेदन किया है। 2 अपराधियों को पकड़ा है और घटना में प्रयुक्त जो पिस्टल है वो बरामद हुआ है। गिरफ्तार अपराधी हैं हरिशंकर पासवान सुगौली थाना का, और सुदामा साहनी रघुनाथपुर थाना का इसको पकड़ा गया है। यहाँ इसने हथियार को बाद में घटना के बाद अपने पास रख लिया था। हरिशंकर पासवान पूर्व में भी जेल हत्याकांड में जेल गया था। जब अरेराज में कोर्ट के पास जो हत्या हुई थी उसमें भी ये शूटर था। और इसके अलावा आर्म्स एक्ट में भी इसके ऊपर केस है। सुदामा साहनी 2010 में नगर थाना में आर्म्स एक्ट में जेल गया हुआ है। इसके अलावा 2014 में छतौनी थाना में भी ये हत्याकांड में जेल जा चुका है। खबर लखनऊ से है, जहां तेज बारिश के कारण बेसमेंट खुदाई से आसपास के मकानों में दरार आ गई है, जिससे अपार्टमेंट की दीवार भरभरा कर गिर गई। बता दें कि बिना परमिशन के खुदाई चल रही थी, जिससे लोगों में डर का माहौल पैदा हो गया। वहीं स्थानीय लोगों ने पुलिस को लिखित शिकायत दी है। शिकायत दर्ज कर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच की शुरुआत की है, जहां घटना गाजीपुर थाना क्षेत्र स्थित बस्तौली गांव जैन मंदिर के सामने की एक घटना बताई जा रही है। बक्सर के नगर थाना क्षेत्र के जमुना चौक के पास एक खंडर नुमा मकान से एक युवक का शव बरामद किया गया है। सड़क से गुजर रहे लोगों ने दुर्गंध आने पर अंदर जाकर देखा तो शव पड़ा हुआ पाया गया। वहीं शव को देखने में युवक की मौत 2 दिन पहले की बताई जा रही है। इस घटना के बाद मृतक के परिजन जहां हत्या का आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग ये भी मान रहे हैं कि नशे की लत के कारण युवक की जान चली गई। फिलहाल पुलिस मामले की अलग अलग बिंदुओं पर जांच कर रही है। मारकर फेंक दिया गया है चौक पे, जो हमेशा पुलिस का गश्ती भी रहता है। फिर भी ऐसी घटना जो हो गई, पुलिस के लिए शर्मनाक बात है। और इसको ईंट और पत्थर से कूचा गया है, तो पुलिस जो है जल्द से जल्द उद्भेदन करे। और क्या कहेंगे, ऐसी घटना हो रही है। ड्रग्स जो है, हमेशा ड्रग्स बिक रहा है। लड़के यहाँ के शहर के युवा बिगड़ रहे हैं, और शहर के युवाओं को नगर शांति नगर जो है वहाँ पे ड्रग्स बिकता है। पुलिस प्रशासन सब जानती है, लेकिन सिर्फ थोड़ा सा माल पकड़ के उसको छोड़ देती है और वो लोग फिर बेचना चालू कर देते हैं। अगली खबर मथुरा से, जहां तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है, जिससे बढ़ती गर्मी से लोगों को राहत मिली है। तो वहीं तेज बारिश ने किसानों के चेहरे पर खुशी ला दी है। बता दें कि किसानों को बारिश से फसलों में बहुत फायदा होने वाला है। साथ ही तेज बारिश से लोगों को गर्मी से भी राहत मिल रही है। खबर ग्रेटर नोएडा में बारिश के बाद घटनाएं सामने आने की है, जहां बता दें कि बारिश के कारण दीवार गिरने से 6 बच्चे दब गए, जिसमें 3 बच्चों की मौत हो गई है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने 3 बच्चों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। मामला ग्रेटर नोएडा के थाना सूरजपुर क्षेत्र के खोदना गांव का बताया जा रहा है। को बता दें कि सूरजपुर थाना क्षेत्र में खोदना कला गांव में सगीर का मकान निर्माणाधीन था। इसमें अचानक से
ये गिर गया। इसमें इनके परिवारजन के ही कुछ बच्चे दब गए। पुलिस प्रशासन को जैसे ही पता लगा तत्काल मौके पे पहुंचा गया, राहत कार्य शुरू किया गया, हॉस्पिटलाइज बच्चों को किया गया। इसमें 3 बच्चों के विषय में डॉक्टर ने बताया कि ब्रॉड डेड लाए गए हैं, शेष बच्चों का उपचार चल रहा है। हम पूरा प्रशासन, पुलिस प्रशासन मौके पे है, राहत कार्य जारी है। मौके पे थाना सूरजपुर के अंतर्गत सगीर के निर्माणाधीन मकान की दीवार आग गिरने से उनके परिवार के और रिश्तेदारों के बच्चे जो वहाँ खेल रहे थे उसमें बच्चे दब गए, जिसमें 3 बच्चों की दुखद मृत्यु हुई जो उनके निकट रिश्तेदार हैं। शेष बच्चों का हॉस्पिटल में उपचार जारी है, वो खतरे से बाहर हैं। रायबरेली में तेज बारिश के चलते दर्दनाक हादसा हो गया, जहां तेज रफ्तार ट्रक और गाड़ी की जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर लगने के बाद ट्रक अनियंत्रित होकर चाय की दुकान में जा घुसा, तो वहीं बारिश होने के कारण सारी दुकानें बंद थी, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। हादसे में गाड़ी के ड्राइवर और कंडक्टर गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। ट्रक ड्राइवर ट्रक छोड़कर मौके से फरार हो गया, तो वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। घटना बछरावा थाना क्षेत्र के शेखपुर समोधा बाईपास चौराहे की बताई जा रही है। ललितपुर में आकाशीय बिजली कहर बनकर गिर रही है, जहां आकाशीय बिजली गिरने से एक नाबालिग लड़की की मौत हो गई। बता दें कि आकाशीय बिजली गिरने की सूचना मिलते ही परिजनों ने नाबालिग लड़की को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने नाबालिग लड़की को मृत घोषित कर दिया। तो वहीं पेड़ के नीचे खड़ी 2 गाय भी आकाशीय बिजली की चपेट में आ गई, जिससे दोनों गायों की मौके पर मौत हो गई। अगली खबर अमेठी से है, जहां जमीनी विवाद को लेकर खूनी संघर्ष हो गया। बता दें कि सगे भाइयों के बीच, परिवार के बीच जमकर मारपीट हुई। मारपीट में एक बुजुर्ग की मौत हो गई, 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। मामला भाले सुल्तान शहीद स्मारक थाना क्षेत्र के अली नगर गांव का बताया जा रहा है। अगली खबर मुरादाबाद से, जहां शॉर्ट सर्किट के कारण स्टेशनरी की दुकान में भीषण आग लग गई। आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि आग लगने से दुकान में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। मामला सदर कोतवाली इलाके के मुख्य बाजार में भाटिया स्टेशनरी शॉप का बताया जा रहा है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।